मित्रों, स्वागत है आपका। क्या करेंगे आज के सेशन में हम लोग? तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके पहले के सेशन में हम लोग ने सब कुछ कवर कर लिया। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, डब्ल्यूएसीसी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली। ये वाले सीरीज में, ये वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप आप लोग ने अब तक जितने पहले के लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप वो देख सकते हो। एंड स्टार्ट करते हैं इसके साथ। ये कंसेप्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। सबसे पहले समझते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। मार्जिनल वर्ड का मतलब समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि चीजें होती क्या है। देखो, हमेशा याद रखना, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। हमेशा मार्जिनल मतलब अगर मैंने एक एक्स्ट्रा अमाउंट और बोरो किया तो मुझे एडिशनल कॉस्ट कितना लगेगा, जिसको मैं बोलता हूँ मार्जिनल, एक्स्ट्रा कॉस्ट, जिसको मैं दूसरा वर्ड क्या बोलता हूँ, एक्स्ट्रा कॉस्ट बोलता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर आप डिबेंचर वालों के पास जाते हो और डिबेंचर वालों को बोलते हो कि हमको ना 10 लाख रुपीज चाहिए, तो डिबेंचर वाले क्या कोट करते हैं, अगर आप अप टू 10 लाख रुपीज हमसे लोगे तो हम आपसे 10% का कूपन रेट लेंगे, यानी इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अगर आपने अबाउट 10 लाख रुपीज जो भी अमाउंट मांगी, वहां पे जो हम इंटरेस्ट लेंगे वो 12% का लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो, अप टू 10 लाख रुपीज तो 10% का डिबेंचर का कॉस्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही अमाउंट 10 लाख रुपीज से बढ़ता है तो वहां पे कॉस्ट कितना लग जाता है, 12% का। अगर इसको सॉल्व करके दिखाया जाए, सपोज करो आप लोगों ने बोरो किए 15 लाख रुपीज फ्रॉम डिबेंचर। ठीक है, कितना बोरो किया आपने, 15 लाख रुपीज फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर। अब मुझे इसका कॉस्ट निकालना है कि 15 लाख रुपीज के ऊपर एक्चुअली कॉस्ट कितना गया। तो मैं इसके दो हिस्से करूंगा, एक करूंगा अप टू 10 लाख रुपीज, दूसरा करूंगा अबाउट 10 लाख रुपीज। तो अप टू 10 लाख रुपीज यानी 10 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10% लगेगा। तो यहाँ पे 10% आएगा, तो इसका आंसर आएगा ₹1 लाख। ठीक है, ये समझा। एंड अबाउट 10 लाख मतलब 15 माइनस 10 करेंगे तो मुझे 5 लाख का डिफरेंस मिल जाएगा। तो 5 लाख के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 12% करेंगे तो इसका आंसर आएगा ₹60,000। ठीक है, अब मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट कितना हो गया डिबेंचर का। तो जो टोटल कॉस्ट हो गया वो हो गया 1 लाख प्लस 60,000। तो 1 लाख प्लस 60,000, टोटल कॉस्ट इज 1,60,000। ये जो आप देख रहे हो ना कि अबाउट 10 लाख रुपीज अमाउंट कितना लग रहा है, 12%। तो ये जो 2% का यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है ना, 10 से क्या होगा, ये 12 हो गया। तो ये जो 2% का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है ना, इस 2% को ही मैं बोलता हूँ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कि एक सर्टन अमाउंट के बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो आपको कुछ मार्जिनल यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए कुछ चीज इसके थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और आपका मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट हो जाएगा खत्म। तो देखो क्या बोला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, इट मे बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल रूपी ऑफ कैपिटल। तो मैंने बोला कि आप अगर आप एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा, वो होता है। उसके बाद सिंस द कैपिटल इज रेज्ड इन सब्सटेंशियल अमाउंट इन प्रैक्टिस, तो बोल रहा है जो भी कैपिटल होता है आप सब्सटेंशियल अमाउंट में लेते हो। सब्सटेंशियल का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट, बिग अमाउंट में आप ले रहे हो। इट इज रिफर्ड टू एज द कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग न्यू फंड ओवर एंड अबाउट द एग्जिस्टिंग। तो इसको क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हो पैसा उसके लिए कॉस्ट होता है। जैसे यहाँ पे 10 लाख तक के लिए कॉस्ट कितना था, 10%, लेकिन जैसे ही मैंने बोला अबाउट 10 लाख लेंगे तो कॉस्ट कितना हो गया, 12%। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा है 2% का, वो मेरा मार्जिनल में काउंट हो जाएगा। एंड इट इज डिराइव्ड व्हेन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड यूजिंग मार्जिनल रेट्स। तो ये कब डिराइव होता है, जब आप एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो, यानी डब्ल्यूएसीसी काइंड ऑफ, जब आप मार्जिनल वेट्स का यूज करते हो। मार्जिनल वेट्स मतलब एक्स्ट्रा वेट्स, एक्स्ट्रा जो आप कैपिटल ले रहे हो वो हो गया। अब चलो, अब हम लोग ना ये कुछ नोट्स है वो पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस पे टूट पड़ेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म ट्रेंड इज फॉलोड ऑन बेसिस ऑफ ईपीएस। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको क्या किया जाएगा
जो इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन में ना बहुत सारे ईयर का ना आपको ईपीएस दे देंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन आपको बहुत सारे ईयर का क्या दे देंगे, ईपीएस दे देंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, और क्या बोलेगा पता है, क्या दे देगा, ईपीएस दे देगा। और क्वेश्चन बोलेगा कि ईयर 1 से ईयर 2 गया, फिर ईयर 3 आया, फिर ईयर 4 और ईयर 5, ऐसे करके अर्निंग पर शेयर हर साल का अलग अलग आएगा। लेकिन ये जो अर्निंग ग्रोथ हो रही है ना, वो एक कांस्टेंट रेट से ग्रोथ हो रही है। जैसे एग्जांपल, मेरा यहाँ पे 5 रुपीज का ईयर 1 में ग्रोथ था, ईपीएस था, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि 20% से मेरा ईच ईयर ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, मेरा 20% से मेरा ईच ईयर ग्रोथ हो रहा है। तो इसके अंदर मैं अगर ऐड 20% करूँ तो नेक्स्ट ईयर मेरी अर्निंग कितनी हो जाएगी, 6 रुपीज हो जाएगी। आप कैलकुलेटर पे लोगे, 5 + 20% करना, 6 रुपीज हो जाएगी। फिर ये 6 रुपीज में फिर से 20% का कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 7.2 हो जाएगी, दैट इज 6.20%, 7.2। फिर ये जो 7.2 है, इसमें फिर से 20% का ग्रोथ हुआ, और नेक्स्ट ईयर अमाउंट कितनी हो जाएगी, 7.2 प्लस 20%, यानी 10.8 हो जाएगी। 7.2 प्लस 20%, 8.64 हो जाएगी, सॉरी, ये अमाउंट हो जाएगी 8.64। तो यहाँ पे जो रेट दिख रहा है 20%, 20%, 20%। अब हमें क्या दिया होगा पता है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये ग्रोथ रेट नहीं दिया होगा, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये अमाउंट दी होगी कि 5 है ईयर 1 का ईपीएस, ईयर 2 का 6 है, ईयर 3 का 7.2 है, एंड ईयर 4 का 8.64 है। और हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें निकालना पड़ेगा ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अगर ग्रोथ रेट निकालना है तो कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है। देखो 5 से किस पे चला गया, 6 पे चला गया, तो जो भी न्यू ईपीएस आया वो लेंगे, माइनस करेंगे ओल्ड ईपीएस, डिवाइड बाय ओल्ड ईपीएस, सॉल्व करते हैं। न्यू ईपीएस कितना था, 6, माइनस ओल्ड 4, 5 था, डिवाइड बाय ओल्ड 5 है। इसको आप सॉल्व करोगे 1 डिवाइड बाय 5, और इसका आंसर आएगा 0.2, इन डेसिमल आएगा। और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका आंसर आएगा 20%, आ गया 20%, ठीक है। सर इसका यूज कहाँ पे हुआ क्वेश्चन में, जब इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में आएंगे तो समझेगा, बट ये कंसेप्ट आप समझ लो। अगर आपको सिर्फ ऐसी वैल्यू दी हुई होती है और कहते हैं क्वेश्चन में कि ये जितनी भी अर्निंग पर शेयर है ये एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट से ग्रोथ हो रहे हैं, एक कांस्टेंट रेट से ग्रोथ हो रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करिए, यानी ये चीज यूज करके आपको निकालना पड़ेगा ग्रोथ रेट, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर्मूला यूज होगा न्यू ईपीएस माइनस ओल्ड ईपीएस डिवाइड बाय ओल्ड अर्निंग पर शेयर, और आपका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, डेसिमल्स में आएगा। एग्जांपल, न्यू ईपीएस हमका 1.1 है, ओल्ड ईपीएस 1 है, तो हमें निकालना है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा, ओल्ड 1.1 माइनस 1 ये डिवाइड बाय ओल्ड ईपीएस। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.10, जिसको हम लोग इन परसेंटेज 10% भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, एकदम डन। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो। यूज टैक्स रेट ओनली इन केस ऑफ डिबेंचर। अब सेकंड चीज आपको बता रहा हूँ, जब भी टैक्स रेट क्वेश्चन में दी हुई होती है ना, हमें हमेशा डिबेंचर के लिए इसको यूज करना है, प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज करना है क्या, नहीं, इक्विटी के लिए यूज करना है क्या, नहीं। तो कभी भी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन दोनों के लिए टैक्स रेट का यूज नहीं करते, ऑलवेज हम किसके लिए यूज करते हैं, डिबेंचर के लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे if question says calculate marginal cost when no shares are issued then calculate, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मार्जिनल कॉस्ट निकालो जहां पे मैंने कोई नया शेयर इशू ही नहीं किया, जब आपने कोई नया शेयर इशू ही नहीं किया है तो कोई मार्जिनल कॉस्ट आपके पास आएगा भी नहीं। देखो आपकी फंडिंग 100 रुपीज की थी, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई नया शेयर इशू ही नहीं किया, तो वो 100 से बढ़ाएगा, फंडिंग नहीं बढ़ाएगा। उस केस में आप नॉर्मली जैसे WACC निकालते थे ना, वैसे ही निकालना। अब ये वाली जो चीजें हैं दिस वन एंड दिस वन, ये इलस्ट्रेशन चालू करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स पे आएंगे तब मैं इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 18, जिसको मैंने LDR मार्क किया है, आप भी इसको LDR मार्क कर देना, लास्ट डे इसका रिवीजन करके आपको जाना ही जाना है। अब यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, मॉड्यूल ओपन कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 18 निकाल लो, सॉल्यूशन नोट्स निकाल लो, कैलकुलेटर निकाल लो, सब कुछ निकाल लो। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 ले रहा हूँ सॉल्यूशन नोट्स में, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 18, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिख रहा बड़ा है बट है इजी।
क्वेश्चन ठीक है। अब इसके नीचे भी ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी और डी भी है। चलो, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18 निकाल लो सब लोग, आप लोग भी मॉड्यूल निकाल लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 18। कुछ मार्क करना है तो मार्क कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे अभी देखो, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करेंगे। Illustration number 18. ABC Limited has following capital structure which is considered to be optimum as on 31st March 2023। ये बोल रहा है, ये जो डेटा दिया आपको 31st मार्च 2023 का दिया, और जो भी इसका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम है। सर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, ये सब सारी चीजें क्या होती है? तो एक चैप्टर नंबर 5 आएगा आपका, जहाँ पे होगा फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमम क्या होता है, सारी चीजें आपको पता चलेगी। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सही है। 14% का डिवेंचर है जिसकी अमाउंट 30,000 है, 11% प्रेफरेंस शेयर है जिसकी अमाउंट 10,000 है, इक्विटी शेयर 10,000 है जिसकी अमाउंट 1,60,000 है। तीनों को टोटल करेंगे तो आपका 2 लाख का टोटल कैपिटल यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो इट इज नथिंग बट योर टोटल कैपिटल। उसके बाद द कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.60। तो कंपनी का जो एमपीएस है, इक्विटी शेयर का जो प्राइस है वो है 23.60, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ 2022 ईपीएस। 2022 ईपीएस कहाँ है सर, ये देखो, ये ईयर है, ये ईपीएस है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ये ईयर है, ये ईपीएस 2013 का, 14 का, 15 का, वैसे करके 2022 का कितना है 2.36। तो ये कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा ना, यानी D1 एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड होगा वो आपका होगा 50% ऑफ 2022 का ईपीएस। तो 2022 का ईपीएस कितना है 2.36, तो इसका निकालेंगे 50%, तो आपका आंसर आएगा 1.18। चलिए तो करके देख लेना कैलकुलेटर पे, 2.36 का 50%, तो आंसर आएगा 1.18। ये जो 1.18 आएगा ये मेरा D1 का वैल्यू है, ठीक है। ये मेरा किसका वैल्यू है, D1 का वैल्यू। तो हम लोगों ने D1 भी लगे हाथ निकाल लिया यहाँ पे, बट ये चीज आपको सॉल्यूशन नोट्स में सॉल्व करनी पड़ेगी, तो आएंगे हम लोग उसके ऊपर भी, डोंट वरी। अब देखो आगे क्या बोला है, एंड फॉलोइंग इज द यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ ईपीएस फॉर द प्रीसीडिंग मतलब होता है पिछले 10 साल, पिछले 10 इयर्स विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। तो ये बता रहे हैं कि जैसे पिछले 10 इयर्स में एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, वैसे फ्यूचर में भी होने वाला है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें एक ग्रोथ रेट मिलेगा, और उसका यूज कहाँ पे करेंगे सर, उसका यूज इक्विटी का जब कॉस्ट निकालेंगे ना तब करेंगे। तो आते हैं उसके कॉस्ट पे, तब आपको पता चलेगा। तो चलो, ये इन्फॉर्मेशन दिया है आपको ग्रोथ रेट निकालने के लिए। उसके बाद द कंपनी इशूड न्यू डिबेंचर जिसका कैरिंग अमाउंट है, कंपनी ने इशू किए थे जो भी न्यू डिबेंचर विच इज कैरिंग एट 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 96। तो जो भी डिबेंचर इशू होता है उसका जो 16% है, इट इज नथिंग बट द कूपन रेट। ये आपका कौन सा वैल्यू हो गया, ये आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, यानी कूपन रेट बोल सकते हैं इसको। एंड करेंट मार्केट प्राइस, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया मार्केट प्राइस। तो अगर क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया है तो करंट मार्केट प्राइस को इशू प्राइस कंसीडर करता है। उसके बाद बोला है प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹9.20 विद एनुअल डिविडेंड ऑफ 1.10। तो यहाँ पे भी एनुअल डिविडेंड दे दिया, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, और ये प्राइस आपको दे दी गई है। एंड आफ्टर दैट वर ऑल्सो इशूड एंड द कंपनी इज इन 50% टैक्स ब्रैकेट। तो कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 50% का, यानी अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 50 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, एंड आंसर आ जाएगा 0.50, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट तो आफ्टर टैक्स ही निकालना होता है, प्रेफरेंशियल तो आफ्टर टैक्स आता है, और इक्विटी भी आफ्टर टैक्स आता है, अज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन अर्निंग। और आपको अज्यूम करना है कि जो भी आप न्यू इक्विटी ले रहे हो रिटेन अर्निंग से ले रहे हो, तो कोई बात नहीं,
रिटेन अर्निंग बोलेगा इसका मतलब समझ जाना कि जो भी इनिक्विटी ले रहे रिटेन अर्निंग का पैसा यूज करके ले रहे। नॉर्मली जैसे आप कॉस्ट निकालते हो ना वैसे ही करो, क्योंकि रिटेन अर्निंग का कैलकुलेशन और नॉर्मल इक्विटी का कैलकुलेशन दोनों का कैलकुलेशन सेम होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ए वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर बी वाले पार्ट पे आएंगे, फिर सी और डी देखेंगे। तो ए में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट्स। तो चलो लिख लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट ए पार्ट क्या निकालना है, कैलकुलेट कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट आफ्टर टैक्स। ठीक है, पहला वाला कॉस्ट किसका निकालना है, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। ठीक है, तो वो निकालने के लिए जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेता हूं मैं। गिवन क्या है, आई का वैल्यू हमको दिया है, इंटरेस्ट रेट इज 16%। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू कितनी होती है, जब भी क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं बोला है तो हियर वी अज्यूम इसका वैल्यू कितना है, मार्केट प्राइस 96, तो फेस वैल्यू आपको 100 अज्यूम करना। अगर ये 9.6 होता तो 10 रुपीज फेस वैल्यू आप अज्यूम करते हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू 96 है, तो जब भी क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं दी होती आपको अज्यूम करना है इट इज ₹8। ठीक है, और आपको क्वेश्चन से अदर इन्फॉर्मेशन भी देखना है। अगर ये 96 है मतलब 100 रुपीज फेस वैल्यू होगी, अगर ये 9.6 होता तो 10 रुपीज फेस वैल्यू होती। तो आई का वैल्यू आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 16%, दैट इज 16। मार्केट प्राइस दी है दैट इज ₹96 एंड टैक्स रेट है 50%, जिसको मैं अगर डेसिमल्स में लिखूं 50 डिवाइड बाय 100 और 0.50। ठीक है, यहाँ तक समझा। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला है आई ब्रैकेट में 1 माइनस टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स दैट इज एनपी। और इन केस ऑफ अगर नेट प्रोसीड नहीं दिया तो मार्केट प्राइस को हम लोग नेट प्रोसीड बोलते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आई इज 16, 1 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय 96। फर्दर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 16 0.50 डिवाइडेड बाय 96। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 96 और इसका आंसर आएगा इन डेसिमल्स अप टू 4 डेसिमल करेंगे 0.833 और इन परसेंटेज करना है तो 8.33%। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लो। पहले कैलकुलेट कॉस्ट आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स में सबसे पहला कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ तक कैलकुलेट हो गया। वीडियो पॉज कर लेना और कैलकुलेट कर लेना कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। चलो आगे सॉल्व करते हैं। बी पॉइंट, बी पॉइंट निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में दिया है क्या, यस दे हैव गिवन द प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, बोला है रेट 1.1, तो 1.1 इज योर पीडी एंड 9.2 इज योर मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे पीडी का वैल्यू दे दिया है 1.1 और जो मार्केट की प्राइस है दैट इज नेट प्रोसीड इज नथिंग बट द 9.20। तो यहाँ पे पीडी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू पीडी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। पीडी 1.1 और 9.20। अगर क्वेश्चन में नेट प्रोसीड नहीं दिया है तो हम लोग एमपी को ही नेट प्रोसीड बोलते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे 1.1 डिवाइड बाय 9.2, इसका आंसर आपका आएगा 0.1196 और 11.96%। ठीक है, वन 1.1 डिवाइड बाय 9.2। अच्छा सॉरी, अगर हम इसे 2 डेसिमल तक राउंडिंग ऑफ करें तो ये कितना हो जाएगा 11.96। इसी को 2 डेसिमल तक लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.12 और इसको भी हम लोग 12% लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, या आपका हो गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख देना, ये भी लिख देना। अब 2 डेसिमल तक करना है तो ये कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया,
ये लिख लो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल लिख लो, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे बढ़ते हैं एकदम अच्छे से, टेंशन नहीं लेना, एकदम मक्खन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिंदास हो गए, चल एकदम। ठीक है, हो गया। चलो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, सी पार्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, कौन सा वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है और हमें ना बोला है कि नेक्स्ट ईयर डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी D1 तो है इस पिक्चर में, फिर हम लोग इसका यूज करके हमें ग्रोथ भी मिलेगा कि ग्रोथ रेट वाला है, तो ये गॉर्डन्स ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगेगा। तो गॉर्डन्स ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता था हम लोग का, दैट इज नथिंग बट योर, फॉर्मूला क्या होता था, K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G। ठीक है, अब जो जो चीजें वो लिख लेते हैं और जो नहीं है वो हम लोग को निकालनी पड़ेगी। तो D1 का वैल्यू हम लोग ने क्वेश्चन में भी निकाला था कि जो 2022 का ईपीएस है उसका 50%, 2022 का ईपीएस था 2.36। देखो अगर आप देखोगे 2022 का ईपीएस कितना था 2.36 और उसका 50% आपका नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है, तो इसका निकालेंगे 50%। दिस मल्टीप्लाई बाय 50%, आपका आंसर आ जाएगा 1.18। ठीक है, तो D1 का वैल्यू मिल गया 1.18। अब P0 क्वेश्चन में दिया है क्या, यस दे हैव गिवन द P0 आल्सो, P0 इज 23.60 मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो 23.60 प्लस जी नहीं दिया, जी हमें निकालना पड़ेगा। कैसे जी निकालोगे, सिंपल है, ईपीएस के डिटेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो 2014 का ये हम लोग न्यू ईपीएस कंसीडर करेंगे और इसको ओल्ड ईपीएस कंसीडर करेंगे। अब जो यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट नोट्स में कवर कराया था कि इफ क्वेश्चन सेज कैलकुलेट करना है ग्रोथ रेट, अगर यूनिफॉर्म ट्रेंड फॉलोड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, तो न्यू ईपीएस माइनस ओल्ड ईपीएस डिवाइड बाय ओल्ड ईपीएस, जो भी आंसर आएगा डेसिमल्स में आएगा। तो ग्रोथ रेट निकाल लेते, देखो ग्रोथ रेट निकालने जा रहा हूँ, जी इज इक्वल टू, नीचे वर्किंग नोट्स ऐसा बना लेना, लिखना ग्रोथ रेट इज इक्वल टू न्यू ईपीएस, ठीक है, माइनस ओल्ड ईपीएस, न्यू ईपीएस माइनस ओल्ड ईपीएस डिवाइड बाय ओल्ड ईपीएस। फर्दर सॉल्व करोगे, न्यू ईपीएस कितना है क्वेश्चन में, देखो 2014 का ईपीएस कितना है 1.1 और 2013 का 1, तो यहाँ पे आएगा 1.1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1। फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर होगा 0.10। ठीक है, आंसर क्या होगा 0.10 डिवाइड बाय 1 और इसको फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.10 और 10%। तो हमें तो यहाँ पे जो जी लिखना है, हमें जो यहाँ पे जी का वैल्यू लिखना है वही इन डेसिमल्स में लिखना है, तो ये डेसिमल्स में आ गया 0.10, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.10 और फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे इस पूरे को तो जी का वैल्यू मिल जाएगा 1.18, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1.18 डिवाइड बाय 23.6 प्लस 0.10, इसका आंसर है 0.15 और 15%। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, तीनों चीज मिल गई, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट कितना है 0.83। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ना, यहाँ पे ना मैं कॉस्ट ना डेसिमल्स में लेकर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज वाला भी मैंने इसके पहले मैं सॉल्व करा दिया। अब यहाँ पे जो WACC निकालूंगा, जब मैं टेबल बनाऊंगा वहां पे जो मैं कॉस्ट लूंगा ना वो डेसिमल्स वाला लूंगा, तो वो वाला भी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। केपी कितना है 0.12 एंड ये कितना है 50,
यानी 0.15। अगर आप इसको इन परसेंटेज लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, 8.33%, 12% और 15%। ठीक है, तो आपका यहाँ तक हो गया। तो चलो कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिख लो, वीडियो पॉज करके और सॉल्व कर लो। डन, चलो आगे बढ़ेंगे। बी पार्ट देखते क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो हमारा ए पार्ट तो हो गया, अरे ए पार्ट डन। कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। अब ये बता रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो अगर नए शेयर इशू नहीं किया। अगर नए शेयर इशू नहीं किया तो फंडिंग बढ़ी ही नहीं, फंडिंग बढ़ी ही नहीं तो मैंने क्या बोला था नोट्स में कि अगर आपने नो न्यू शेयर इशूड ऐसा करके कुछ बोला है, if question says calculate marginal cost of capital when no shares are issued, then calculate WACC normal। जो इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज करके आप WACC निकाल लो। तो चलो WACC निकालेंगे एकदम। कैसे निकलता था WACC? तो बी पार्ट WACC निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्या लिखते थे हम लोग, सोर्स, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद प्रपोर्शन, है ना, उसके बाद क्या लिखते थे, कॉस्ट। अब यहाँ पे मैं दोनों ही इन डेसिमल्स लिखता हूँ। ठीक है, ये भी इन डेसिमल्स लिखूंगा मैं और ये भी मैं इन डेसिमल्स ही लिखता हूँ। चलो, एंड लास्ट में आएगा आपका WACC। ये कैसे आता था, ABCDE, तो ये क्या बन जाएगा, C मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, पहला हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल था डिबेंचर, फिर था प्रेफरेंस शेयर्स और बाद में था इक्विटी। अमाउंट कौन सा लिखेंगे सर, अमाउंट जो क्वेश्चन में नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर में जो दिया ना वो लिखेंगे, ये वाला अमाउंट 30,000, 10,000, 1,60,000। तो यहाँ पे आपका आएगा 30,000, देन कितना था 10 और 160, 10,000 एंड 1,60,000। तीनों को टोटलिंग करेंगे हमें मिलेगा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल आ गया आपका 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब 2 लाख रुपीज आया, अब निकालेंगे प्रपोर्शन। प्रपोर्शन कैसे निकालते थे, टोटल नहीं, प्रपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो भी इंडिविजुअल कैपिटल आता था उसको ऊपर लिखते थे, डिवाइड बाय हम लोग टोटल कैपिटल करते थे। तो आप कैलकुलेटर लेना, कैलकुलेटर पे लिखना 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो पहला प्रपोर्शन आपका आएगा 0.15। ठीक है, डिवेंचर का। फिर दूसरा 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख, दूसरा प्रपोर्शन आएगा 0.05। थर्ड प्रपोर्शन इज 1,60,000 डिवाइड बाय 2 लाख, थर्ड प्रपोर्शन आपका आएगा 0.8। ठीक है, इन तीनों को टोटल करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, मतलब आपने जो भी प्रपोर्शन निकाला है वो राइट है। अब क्या करेंगे, कॉस्ट लिखेंगे, डेसिमल्स वाले कॉस्ट लिख लेते हैं। तो चलो मैं तो यहाँ से उठा के लिख लेता हूँ, मस्त, डुप्लीकेट नहीं, कॉपी। ठीक है, अब क्या करेंगे WACC निकालने के लिए, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस और दिस, तो डायरेक्ट जो भी नंबर से मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई कर देना। तो कैलकुलेटर लेंगे 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.0833, तो इसका आंसर ना अप टू 4 डेसिमल तक लिखना। ठीक है, 0.012। अब आप देखोगे ना 49 हो रहा है, 495, तो 4 को ना इसको 5 कर देना, 0.125 कर देना। फिर सेकंड 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.12, इसका आंसर आएगा 0.006। फिर उसके बाद 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.15, इसका आंसर आएगा 0.12। ठीक है, 0.125, 0.06 प्लस 0.12, आपका टोटल कॉस्ट हो गया 0.1385 इन डेसिमल्स और इन परसेंटेज 13.85%। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो ये लिख लो, एक बार आंसर दिखा देता हूँ। अब तक ए और बी का आंसर दिखा ना, तो ए का
न्यू डेट का 0.833 था, ये 12% था, ये 15 था। देन ये ग्रोथ रेट निकाला, ये भी निकाला 1.18, 0.1385 और यहाँ पे भी 0.1385 और इसी को आप लोग नाम दे दोगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये लिख लो पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं सी और डी। चलो हो गया डन। अब सी वाले पार्ट पे आएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है आप डिटरमाइन करो, क्या करो? डिटरमाइन, पता करो द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड। कि कितना अमाउंट हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में और यूज कर सकते हैं बिना कोई नया शेयर इशू करे। मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी है, अब कंपनी के पास अर्निंग तो बच रही है ना, तो क्या कंपनी कोई अर्निंग को रिटेन कर रही है क्या? तो वो रिटेन अर्निंग का अमाउंट निकालो। तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा वही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होगा, क्योंकि दोनों के निकालने का तरीका सेम है। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कैलकुलेट करो मार्जिन, यहाँ पे कैलकुलेट करो न्यू कॉस्ट ऑफ शेयर अज्यूमिंग न्यू इक्विटी। आप कहाँ से ले रहे हो? रिटेन अर्निंग से। तो उन्होंने रिटेन अर्निंग का ही कॉस्ट ऑफ जो इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है, दोनों में निकालने का तरीका थोड़ा बहुत सेम है, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो जो आप पैसा बचा रहे हो, कंपनी रिटेन करके रख रहे हो, उसका भी कॉस्ट वही होगा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वो अमाउंट पता करो कि कितना अमाउंट हम लोग रिटेन अर्निंग का यूज करें कि हम लोग का कॉस्ट उतना ही लगे जितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी लग रहा था, तो हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा भी नहीं। तो डिटरमाइन करो अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड assuming that retain earning are for next year investment is 50% of 2022। तो ये बता रहा है कि आपको रिटेन अर्निंग कितना लेना, वो भी देखो। जो 2022 की अर्निंग हुई थी, द अर्निंग ऑफ 2022, जो भी 2022 की अर्निंग थी, 2022 की जो भी अर्निंग थी, इसका 50% आपको रिटेन अर्निंग करना है। यानी इन लोग क्या करते हैं, 50% बांट देते और 50% रिटेन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सारे अमाउंट्स, और इसी के लिए मैंने इसके लिए नोट्स बनाए, आपको नोट्स पे लेके जाता हूँ और नोट्स पढ़ो। इफ क्वेश्चन सेज डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी इशू, ठीक है। तो देख लो स्टेप 1, सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग विल बी यूज्ड। तो चलो साथ ही साथ मैं सॉल्व करते हुए चलता हूँ सी वाला पार्ट भी। ये पहले पूरा सॉल्व कर लेने दो, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना, बीच से शुरू मत करना। इसका अमाउंट निकालना है ना, ठीक है। तो स्टेप वन में क्या बोला इन लोगों ने? कैलकुलेट करना है हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग विल बी यूज। तो कितना परसेंटेज रिटेन अर्निंग हम लोग यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं 50% ऑफ 2022 का ईपीएस, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या बोला है? व्हाट इज द वेट्स ऑफ इक्विटी शेयर। चलो तो इक्विटी शेयर का वेट्स हम लोग ने निकाला था, ये देखो ऊपर यहाँ पे। तो इक्विटी शेयर का वेट्स है 0.8, तो मैंने लिख दिया इक्विटी शेयर का वेट्स जो आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से वो आ रहा है 0.8, ठीक है। देन स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग, कि कितना अमाउंट रिटेन अर्निंग में आ रहा है। वो कैसे निकलेगा? जो भी परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग होगी आप लोग वो लिखोगे इन डेसिमल्स में, मल्टीप्लाई बाय ईपीएस, जो भी 2022 का ईपीएस था या फिर 2019 जैसा भी क्वेश्चन ने बोला है उसके हिसाब से। तो ईपीएस और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इतना ही अमाउंट तो रिटेन अर्निंग में जाएगा ना। तो चलो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इक्विटी वाले कितने। तो स्टेप नंबर 3, अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग टू इक्विटी होल्डर, ठीक है। तो हम लोग ने बोला 0.5 50% ऑफ 2.36 जो ईपीएस थी 2022 की, मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर्स है। इतना ही तो टोटल अमाउंट इक्विटी वालों का रिटेन करके रखा है हम लोगों ने कि 10,000 शेयर्स है जिनको अर्निंग इतनी हुई थी और 50% हमने रिटेन कर ली। तो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 2.36 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो आपका आंसर आएगा 11,800। अब ये जो 11,800 है ये कितने वाला, ये सिर्फ किसका है? इक्विटी वालों का रिटेन करके रखा है, क्योंकि उनका वेटेज कितना है? वेट्स 80% है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है फुल अमाउंट। क्या करना है? फुल अमाउंट। अब देखो ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट आपका 80% है। मुझे 100% कैलकुलेट करना है कि मैंने 100% कितना रिटेन करके रखा। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे?
सिंपल है, बचपन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, वैसे भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका भी है कि 1800 अगर 80% है तो 100% कितना, तो होगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80%। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, स्टेप नंबर 4 फॉलो करो। स्टेप नंबर 4 में क्या आएगा, देखो स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट फुल अमाउंट। स्टेप 3 का जो भी अमाउंट आ रहा है यानी इसका, उसको डिवाइड कर दो स्टेप 2 के वेट से, यानी 0.8। तो स्टेप 3 का अमाउंट आ रहा था मेरा 11,800 और जो इक्विटी का वेट्स था दैट इज 0.8। इसको सॉल्व करेंगे 11,800 0.8, ये भी 14750 है। और जो दूसरे तरीके से था कि अगर 11,800 80% है तो 100% कितना, इसको भी आप सॉल्व करोगे 11,800 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइड बाय 80% इज इक्वल टू 11,800 मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइड बाय 80%। इसका भी आंसर आपका 14750 आएगा। तो ये जो 14750 है, इतना रिटेन अर्निंग तक का अमाउंट हम यूज करेंगे तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट सेम ही होगा, जो मैंने ऊपर WACC में निकाला उतना ही होगा। इसके ऊपर अगर अमाउंट गया तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट चेंज हो जाएगा और मुझे नया कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने तक का अमाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं विद द सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वेटेड एवरेज, जो भी हम लोग का WACC आ रहा है। ठीक है, समझा यहाँ तक बात? डन, क्लियर? चलो, तो आपका ये सॉल्व हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, डी वाला पार्ट। डी वाला पार्ट आपका कहता है कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी। तो बोल रहा है अब आप मार्जिनल कॉस्ट करो। अगर मेरा फंड एक्सीड हो रहा है, जो मैंने सी में अमाउंट निकाला दैट इज 14,750, अगर मैं उससे ज्यादा बोरो करने जा रहा हूँ तो अब क्या मेरा मार्जिनल कॉस्ट आएगा, उस वो भी आप कैलकुलेट करो। और अज्यूम करो कि जो भी न्यू इक्विटी है वो इशूड हो रहा है 20 रुपीज पर शेयर पे। पहला अमाउंट कितना था न्यू इक्विटी का, 23.60, बट अब कितने पे इशू कर रहे हैं, 20 रुपीज पर शेयर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते सबसे पहले और उसको सॉल्व करो। और यहाँ पे देख लो, इफ क्वेश्चन सेज कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट व्हेन फंड एक्सीड्स द अमाउंट कैलकुलेटेड, यानी वही जो भी अमाउंट यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। इफ ओनली इफ इक्विटी शेयर कॉस्ट इज चेंज, अगर सिर्फ इक्विटी शेयर का कॉस्ट चेंज हो रहा है तो कैसे करोगे। और क्यों सर इक्विटी शेयर का कॉस्ट चेंज हो रहा है, अरे सिंपल सी बात है ना, आप ज्यादा पैसा इक्विटी वालों से रेज करो तो उनका रिस्क बढ़ रहा है ना कंपनी में, इसके लिए वो अपना कॉस्ट चेंज कर लेते हैं कि अप टू दिस लिमिट हम अपना कॉस्ट इतना रखेंगे, लेकिन अगर आपने लिमिट से बढ़ाया यहाँ लेके गए हम अपना कॉस्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे न्यू इक्विटी शेयर का कॉस्ट एज पर इंफॉर्मेशन गिवन एंड कैलकुलेट करना है WACC। यहाँ पे याद रखना, जब आप WACC निकालोगे दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी वेट्स है वो आपको सेम रखने, जस्ट राइट न्यू कॉस्ट एंड सॉल्व। तो जो भी वेट्स आ रहे हैं आपको सेम रखना है, सिर्फ आपको नया कॉस्ट रखना है और सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं डी वाले पार्ट में न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो डी वाला आ रहा है आपका, जहां पे आपको चाहिए न्यू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 क्वेश्चन में कितना था, पहले वाला इन्फॉर्मेशन जो रहेगा वही सेम यूज करेंगे। D1 इज 1.18, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.18 D1। P0 जो प्राइस थी, पहले वाले में कितनी थी प्राइस, पहले वाले में था प्राइस इज 23.60, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि अब आपको जो प्राइस लेनी है वो 20 रुपीज पर शेयर की लेनी है, तो आप यहाँ पे 20 लिखोगे, 20 प्लस ग्रोथ रेट 0.10, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। सो द K इज इक्वल टू 1.18 डिवाइड बाय 20 दैट इज 0.059 प्लस 0.10, इसको सॉल्व करेंगे प्लस 0.1, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.159, और अगर आप इसको डेसिमल्स में लिखोगे तो 15.9%। ठीक है, समझ गया ये चीज? डन। तो दिस इज नथिंग बट योर न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और WACC फाइंड आउट करेंगे। चलो टेबल बनाते हैं मस्त में, न्यू मार्जिनल कॉस्ट। सेम चीज ही मैं वापस सिर्फ कॉस्ट ही तो चेंज करना है।
क्यों दोबारा मेहनत करना। है ना, सेम चीज लिखेंगे, सिर्फ कॉस्ट ही तो चेंज करना है। एक बार आपने एक बार ये काम करो, सॉरी मैंने बोला था ये एक बार देख लेना फिर लिखना। सी वाला पार्ट एक बार वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर ये वाला, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब टेबल भी देख लेना, फिर अब उसके बाद सॉल्व करना। आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, बट एक बार देख लो। ये सेम है, ये सेम है, बस ये वाली चीजें यहाँ पे चेंज होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगा, बाकी का कोई कॉस्ट चेंज नहीं हुआ है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सब, तो हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने नया फंड इशू मारा और हम लोग को बोल दिया कि न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, डिबेंचर का कॉस्ट अब बढ़ जाएगा, प्रेफरेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो क्या उस टाइम पे उस प्रेफरेंशियल के कॉस्ट को, उस डिबेंचर के कॉस्ट को कंसीडर करना है क्या? यस। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी चेंज हुई है, जस्ट बिकॉज आप एक्स्ट्रा फंड इशू कर रहे हो, इसकी वजह से एक्स्ट्रा फंड इशू कर रहे हो मतलब मार्केट से एक्स्ट्रा फंड आप ले रहे हो, तो आपके कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी बढ़ रहे हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर भी बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे जो आप मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे उसका भी इफेक्ट दोगे। नया जिस तरह यहाँ पे हम लोग ने नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला, अगर डिबेंचर की इन्फॉर्मेशन चेंज होता है हम लोग नया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी निकालते हैं, अगर प्रेफरेंस का कुछ चेंज होता है तो नया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी निकालते हैं। बट अगर यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितना बोला उसके हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे मैंने न्यू कॉस्ट लिख दिया 0.159, यहाँ पे आएगा 0.159 और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले वाला तो उतना ही आएगा, चलो सेम सेम सेम, बस यहाँ पे चेंजेस है। 1.15.0833 अप टू 4 डेसिमल लिखेंगे 0.0125, फिर 0.05.12, ठीक है, 0.006, देन 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.159, इसका आंसर है 0.1270 अप टू 4 डेसिमल। तीनों को ऐड करेंगे 0.125 प्लस 0.006, 0.1270, 0.1457। तो 0.1457 इज अप टू 4 डेसिमल पे का कॉस्ट, और अगर आप इसको परसेंटेज में करोगे तो 14.57%। ठीक है, समझा? ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा निकल गया न्यू मार्जिनल कॉस्ट। डन, चलो ये देख लो, लिख लो। डन, लिख लिया वीडियो पॉज करके। चलो एक बार आंसर देख लेते हैं 14.57 है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही किया, 11,800 निकाला, फिर ये 14.750, बस उसी चीज को मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया। फिर न्यू कॉस्ट निकाला इन्होंने और फिर 0.1457, ये आपका आंसर आ गया। तो डन। सो विद दिस मैंने आप लोगों का पूरा कवर करा दिया। पूरा मतलब सर क्या, जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट थे वो कवर हो गए, प्लस जितने भी इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन थे, देयर आर 18 इलस्ट्रेशन जो आई होप आपने मेरे साथ सॉल्व किए होंगे। ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन आपके सॉल्यूशन बुक्स में, नहीं सॉल्व किए तो प्लीज सॉल्व कर लेना, हवे में ये चीजें नहीं लेना। देखो पढ़ते टाइम ना दोस्त, पढ़ते टाइम ना लेक्चर के टाइम पे सारी मेहनत कर लो, सारे सॉल्यूशन बनाना, जहां जहां ट्रिकीनेस लग रहा है वहां लिख देना, फिर आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व करना चाहिए, ये क्वेश्चन तो मैं बार बार थोड़ा भूल रहा हूँ, इसमें कुछ तो टफनेस है, मार्क कर देना, डबल मार्क कर देना कि इसको मुझे हर बार कंसिडर करना है। ये पहली रीडिंग में ना एकदम इतना अच्छा पढ़ लो ना पहले रीडिंग में, कि जब आप रिवीजन करने बैठो ना एकदम मक्खन की तरह रिवीजन होना चाहिए, एकदम मजा, फटाफट फटाफट रिवीजन होना चाहिए और मजा आना चाहिए, अरे हाँ ये पढ़ा था वो पढ़ा था। तो कहते हैं ना मेहनत करो एक बार, लगे मजा आ जाए, ठीक है, ताकि रिवीजन करोगे ना जब हर बार तो अच्छा लगना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर द डे। मैंने आपका इलस्ट्रेशन पूरा कवर करा दिया, जो भी कंसेप्ट है वो भी पूरे कवर करा दिए। अब आने वाले सेशंस में क्या होगा, आने वाले सेशंस में माइट भी एमसीक्यू एंड देन योर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो सॉल्व होंगे एंड योर केस सिनारियोस काइंड ऑफ करके। तो आपके कंसेप्ट तो सारे कवर हो चुके हैं एंड देखते कैसे क्या है एंड कैसा लग रहा है आपको वीडियो। जैसा भी आपका फीडबैक अगर आप देना चाहते हो मुझे दे सकते हो, मिल जाएगा आपको, फीडबैक फॉर्म नीचे मिलेगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। जो भी नोट्स है आपको टेलीग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से प्लीज जाके देख लेना एंड जैसे इसका रिवीजन वीडियो बनेगा उस रिवीजन वीडियो में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, मतलब एक साथ कंपाइल करके। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डाल रहा हूँ सो दैट ज़्यादा लोड ना हो, जैसे आप एक चीज़ पढ़ो अब एक चीज़ देखो। ये सॉल्यूशन नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। कैसा है क्या है प्लीज लेट मी नो करके एंड इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए,
टिल देन सी कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। पिक्चर अभी बाकी है।